हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग गुड। चलिए कुछ और आगे के परक्यूजिट्स देखते हैं हम लोग। जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं परक्यूजिट वो है क्रेडिट कार्ड। अब ये क्रेडिट कार्ड परक्यूजिट क्या है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड दे दिया, कहा जहां मर्जी स्वाइप मारो, जो बिल आएगा कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ना मजेदार बात? तो यहां परक्यूजिट वैल्यू क्या होनी चाहिए? जितना भी एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है उस क्रेडिट कार्ड के बिल के रिस्पेक्ट में, वो परक्यूजिट वैल्यू है एम्प्लॉय के हाथ में। लेकिन अगर उस क्रेडिट कार्ड से उसने कोई ऑफिशियल खर्चा किया था तो वो परक्यूजिट बेनिफिट नहीं है। एग्जाम्पल कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड दिया और एम्प्लॉय का जो बिल आता है क्रेडिट कार्ड का वो आता है 60,000 रुपये। एम्प्लॉय 60,000 रुपये पे करता है तो 60,000 रुपये परक्यूजिट है एम्प्लॉय के हाथ में। लेकिन अगर पता चले आपको कि उस 60,000 रुपये में 15,000 रुपये तो कंपनी के ही रिस्पेक्ट में खर्चा था, तो फिर परक्यूजिट वैल्यू कितनी है एम्प्लॉय के हाथ में? 45,000 रुपये। ठीक है, अब इस 45,000 में से भी अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया गया है तो ऑब्वियसली लेस किया जाएगा कि नहीं? परक्यूजिट वैल्यू से किया जाएगा। चलिए देखिए, एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड्स। Expenses including membership fee and annual fees are incurred by the employee or any member of his household. एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है क्रेडिट कार्ड से या फिर कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड एम्प्लॉय का खर्च कर रहा है, विच इज चार्ज टू द क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेड बाई द एम्प्लॉयर और अदरवाइज आर पेड फॉर और रिम्बर्स्ड बाई द एम्प्लॉयर। जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है क्रेडिट कार्ड के बिल या फिर एम्प्लॉयर क्रेडिट कार्ड के बिल को रिम्बर्स कर देता है। एम्प्लॉय जमा करता है बिल को, लेकिन फिर एम्प्लॉयर पूरा पैसा दे देता है, कहता है जितना क्रेडिट कार्ड का बिल था पूरा ले लो। 60,212 रुपया था तो ये लो 60,212 रुपये। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि रिम्बर्समेंट भी क्या है? परक्यूजिट ही है। तो टोटल अमाउंट पेड फॉर और रिम्बर्स बाई द एम्प्लॉयर वो परक्यूजिट है। उसमें से लेस एक्सपेंडिचर ऑन यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, अगर कोई ऑफिशियल पर्पस की पेमेंट हुई है वो लेस कर दीजिए। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय लेस कर दीजिए। नेक्स्ट कम्स क्लब मेंबरशिप। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्लब की मेंबरशिप दिलवा दी। क्यों दिलवा दी भाई? बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कंपनी के ना, जिनको अगर ऑफिस बुला के मीटिंग की जाए तो फिर धंधा बनता नहीं है, उनकी समझ में ही नहीं आता कोई बात। लेकिन उनको क्लब ले जाओ, दारू वारू पिलाओ तो तुरंत ऑर्डर आ जाता है उनका। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्लब की मेंबरशिप दिला देती है कि कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जब वो लोग आएंगे मीटिंग के लिए तो हम तुम्ही को भेजेंगे, तो तुम्हारे लिए क्लब की मेंबरशिप ले लेते हैं, तुम उन्हें लेके जाना क्लब में, ठीक है, डांस वांस कराना, दारू वारू पिलाना और उसके बाद ऑर्डर निकलवा लेना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय को क्लब की मेंबरशिप दी गई है, तो क्या एम्प्लॉय खुद भी इंजॉय कर रहा है उस मेंबरशिप को? हाँ, वो भी जाता है, बीवी बच्चों को लेके भी क्लब जाता है इंजॉय करने, तो उसके हाथ में परक्यूजिट तो है। जितना एम्प्लॉय कंपनी के रिस्पेक्ट में खर्चा करेगा वो लेस कर दिया जाएगा। The payment or reimbursement by the employer of any expenditure incurred, including the amount of annual or periodical fee in the club by the employee or any member of his household. The actual amount of expenditure incurred or reimbursed by the employer less expenditure for official purpose. अगर क्लब की मेंबरशिप दिलाई गई है तो जो मेंबरशिप फी वगैरह है या जो भी उसमें एक्सपेंडिचर की बिल्स आती हैं जब भी वो क्लब जाता है, तो जो भी खाता पीता है, तो अगर वो ऑफिशियल काम था तब तो उसको हम लेस कर देंगे परक्यूजिट वैल्यू से और बैलेंस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। लेस द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। जी मान लीजिए क्लब की जो बिल आती है वो आती है 60,000 रुपया, ठीक है, और जब जब ऑफिस के क्लाइंट को वो लेके गया था क्लब तो उन सब की मिला की जो बिल आई है वो 32,000 रुपये आई है। तो कितना बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय को? 28,000 रुपये, लेकिन उसे 10,000 रुपये रिकवर भी किया गया है। तो अब कितना बेनिफिट हुआ? 18,000 रुपये एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट हुआ। चलिए, ये सब तो छोटे छोटे परक्यूजिट थे। अब कुछ बड़ा और इंपॉर्टेंट परक्यूजिट आप देखने जा रहे हैं, तो अलर्ट हो जाइए। ठीक है, क्या है ये? यूज ऑफ मूवेबल एसेट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दे देता है, राइट। इमूवेबल एसेट की आपने बात कर रखी थी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मकान दे देता है, तो दैट वाज रेंट फ्री अकोमोडेशन दैट यू हैव स्टडीड। नाउ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ सामान दे देता है यूज करने के लिए। जैसे क्या दे सकता है? उसे लैपटॉप दे दिया, कल ले जाओ घर पे इस्तेमाल करो। ध्यान दीजिएगा, उसे ट्रांसफर नहीं कर दिया है, एम्प्लॉय को गिफ्ट नहीं कर दिया है। एम्प्लॉय अब उसका मालिक नहीं बन गया उस एसेट का, बस इस्तेमाल करने के लिए दिया है।
मतलब लैपटॉप ले जाओ इस्तेमाल करो फिर ले लेंगे वापस, कंप्यूटर ले जाओ इस्तेमाल करो फिर ले लेंगे वापस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिस की बाइक दे दी, कल ले जाओ इस्तेमाल कर लो, दे नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, इस्तेमाल करने के लिए दिया है, राइट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सोफा सेट दे दिया ऑफिस का, कल ले जाओ कुछ दिन घर पे लगा लो, ठीक है। एम्प्लॉय बोलता है कि भाई मेरे रिश्ते की बात चल रही है सर, ठीक है, लड़की वाले आने वाले हैं देखने के लिए, तो चाहते हैं घर थोड़ा अच्छे से सजा लें। तो एम्प्लॉयर ने बोला अच्छा ठीक है भाई, एक काम करो ऑफिस की टीवी निकाल के घर पे ले जाओ लगा दो, ठीक है, सोफा सेट ले जाओ, लेकिन हाँ जब लड़की वाले देख के चले जाएंगे तो वापस ला के लगा देना, ठीक है। तो दिस वाज व्हाट एसेट गिवन फॉर यूज बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। तो क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला है यहाँ पे? हाँ मिला है बेनिफिट, राइट। अच्छा मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा वेग ले लिया, ये ऐसा एग्जाम्पल नहीं होता है कि भाई लड़की वाले आए इसलिए ले जाओ, वो 2-4 महीने के लिए 6 महीने के लिए यूज करने के लिए दिया होगा, राइट। तो वहां पे वैल्यूएशन कैसे होगी यही हमें देखना है। सबसे पहले कहता है यूज ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप दे दे, लो ले जाओ इस्तेमाल करो, तो कह रहा है वैल्यू नील होगी। अरे नील क्यों होगी? फायदा तो हुआ ना। फायदा नहीं हुआ, गवर्नमेंट समझ रही है। गवर्नमेंट कह रही है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप देता है ना कि ले जाओ घर पे इस्तेमाल कर लो, तो अपना 4 काम भी उड़ा देता है, ठीक है। रात को 10 बजे फोन करता है, हाँ क्या कर रहे हो भाई राहुल, क्या कर रहे हो? कहता है सर सो रहे हैं। कहते अरे रुको, एक इंपॉर्टेंट काम है, जरा सा ये टाइप करके भेजो तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब कब पॉसिबल होता है? जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को लैपटॉप दिया हुआ है, ठीक है। फिर वो दूसरे को फोन करेगा, हाँ हेलो साहिल क्या कर रहे हो? कहते हैं साहिल सर ये अभी तो मैं बाहर हूँ कहीं एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं नहीं एक काम करो तो जरा घर पहुंचो, 2 ईमेल करनी है, ठीक है, फटाक से ये ईमेल कर दो। क्यों? क्योंकि लैपटॉप दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट इस बात को समझती है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप देगा ना तो काम भी करा रहा होगा अपना भी, ये नहीं कि इस्तेमाल करने दे दिया होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो यूज ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप या कंप्यूटर देगा तो एम्प्लॉय के हाथ में कोई भी परक्यूजिट टैक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयर काम करा रहा होगा, ये सरकार मानती है। अब उसके बाद कोई भी दूसरा एसेट अदर देन लैपटॉप कंप्यूटर, जैसे क्या दे दिया, सोफा दे दिया, फ्रिज दे दिया ऑफिस का, एसी दे दिया निकाल के ले जाओ लगा दो अपने घर में, फर्नीचर दे दिया, और क्या हो सकता है, ऑफिस का मोबाइल दे दिया, कोई भी दूसरी चीज कंप्यूटर लैपटॉप के अलावा दिया तो इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का अपना एसेट था खरीदा हुआ, देन 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट की 10%। आपने हर जगह देखा है कि यही होता ही है, कार में भी तो यही देखा था आपने, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार देता है तो हम 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार वियर एंड टीयर के नाम का ले लेते थे कि भाई एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिला। तो हर जगह आप मोटा मोटी लॉ यही कहता है कि जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई एसेट देता है ना तो 10% ऑफ द कॉस्ट यूज करने के लिए, ध्यान दीजिएगा ट्रांसफर नहीं कर देता है, यूज करने के लिए, तो 10% ऑफ द कॉस्ट पर एनम एम्प्लॉय के हाथ में क्या मानी जाती है, एम्प्लॉय के हाथ में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मानी जाती है। और अगर वो किराए पे लिया है, एम्प्लॉयर ने खुद सोफा किराए पे लिया था और एम्प्लॉय को दे दिया, तो भाई जितना किराया एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में बेनिफिट है। If taken on hire by the employer, the amount of rent or charge paid or payable by the employer as the case may be, और अमाउंट अगर एम्प्लॉय से रिकवर किया जाता है तो वो लेस कर दिया जाएगा, ये बात यहां लिखी है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एम्प्लॉयर गेव सोफा सेट ऑफ रुपीज नहीं कॉस्टिंग रुपीज बताएंगे, सोफा सेट कॉस्टिंग रुपीज 50,000 टू एम्प्लॉय ऑन 1/6/2023, ठीक है। WDV ऑफ सोफा, अब ये सोफा ऑफिस में लगी थी ना, तो भाई ऑफिस की तो एसेट पे डेप्रिसिएशन ऐसा लगता है ना, तो उसकी WDV, ये एसेट तो 50,000 की थी, लेकिन WDV ऑफ द सोफा सेट इस समय पता है कितना चल रहा था, 10,000 रुपया, ठीक है। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय
इन प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना पैसा लिया एम्प्लॉय? 2,200 रुपया। ठीक है, कैलकुलेट परक्यूजिट वैल्यू ऑफ सोफा सेट PY 23-24। सॉल्यूशन, एसेट जो दी जाती है उसकी कॉस्ट का 10% लिया जाता है, एसेट की कॉस्ट का 10%। तो WDV से कोई मतलब नहीं है, WDV से कोई मतलब नहीं है, हमें कॉस्ट का 10% करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 10% पर एनम होता है, इंप्लॉय को दिया गया है जून में, अप्रैल और मई में नहीं दिया गया था, तो सिर्फ 10 महीने ही इंप्लॉय ने इस्तेमाल किया है। 10% ऑफ द कॉस्ट मानी जाती है फॉर द ईयर यूज, फॉर अ ईयर यूज। यहां पे ईयर यूज नहीं हुआ है, तो हम कितनी मानेंगे परक्यूजिट वैल्यू? परक्यूजिट वैल्यू कितनी होगी? 50,000 का 10% इंटू 10/12। ये क्लियर हो गया सबको? सिर्फ 10 ही महीने उसने यूज किया, माइनस उससे 2,200 रुपये रिकवर भी कर लिया गया, तो 2,200 रुपया माइनस कर देंगे। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 50,000 का 10% 5,000 इंटू 10/12, ये हो गया 4,167। इसमें से माइनस कीजिए 2,200 रुपया माइनस 2,200, तो दिस बिकम्स 1,967। क्लियर है? ये हो गई परक्यूजिट वैल्यू। अच्छा, मान लीजिए सपोज इन अबव एग्जाम्पल सोफा सेट वॉज गिवन ऑन 1/10/22। 1/10/22 को सोफा सेट दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 23-24 में, आप ये नहीं कहेंगे अक्टूबर में दिया गया है तो 6 ही महीना हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ध्यान देना, 2022 में दिया गया था। आप निकाल रहे हो परक्यूजिट वैल्यू 23-24 के लिए, आप परक्यूजिट वैल्यू 23-24 के लिए निकाल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आप परक्यूजिट वैल्यू अगर 23-24 के लिए निकाल रहे हो तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर में तो पूरे साल था ना, तो आपकी परक्यूजिट वैल्यू कैसे निकलेगी? परक्यूजिट वैल्यू आप करेंगे 50,000 का 10%। ठीक है, इसमें 10/12 नहीं करेंगे या 6/12 नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर 22-23 में 6 महीना यूज किया था, तो प्रीवियस ईयर 22-23 का जब निकाले होंगे ना तो इंटू 6/12 की होंगे। इस बार नहीं करेंगे, इस बार पूरे साल का है, माइनस 2,200, तो ये हो जाएगा 2,800 रुपया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में बोलते कि एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया था ये एसेट, तो जो किराया था वो परक्यूजिट वैल्यू होगी, अनलेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। आई होप क्लियर है आपको। और इसी में अगर हम यही लिख दें, यहां पे सोफा सेट की जगह कंप्यूटर लिख दें, तो आप बोलेंगे परक्यूजिट वैल्यू निल। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर लैपटॉप में परक्यूजिट वैल्यू निल, अदरवाइज 10% ऑफ द कॉस्ट। नाउ ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट ट्रांसफर कर दिया, दे दिया, कहा लो रख लो अब तुम्हारा हो गया। पहले वाला अलग था, यूज था, ये ट्रांसफर है, याद रहेगा आपको। ट्रांसफर मतलब दे दिया, रख लो। तो 3 कैटेगरी इसमें बनाई गई है। पिछले वाले में 2 कैटेगरी थी, कंप्यूटर लैपटॉप था और बाकी एसेट थी। इसमें 3 कैटेगरी है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है मोटर कार, और तीसरी कैटेगरी है एनी अदर एसेट। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोटर कार, एनी अदर एसेट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि किस कैटेगरी में कौन सा आइटम जाएगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यूएशन के तरीके हैं, राइट। तो पहले कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना सीखें। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दिया, ऑब्वियसली मोटर कार ये कैटेगरी है, यहीं पे आप डाल देंगे। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्रिज दिया, कहां जाना चाहिए? ए बी सी, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्रिज दिया। अब यहां पे देने का मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या है? ट्रांसफर कर दिया, एम्प्लॉय को दे दिया परमानेंटली, अब एम्प्लॉय के पास रहेगा, इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया, दे ही दिया हमेशा के लिए। फ्रिज कहां जाएगा? आप सभी को लगेगा फ्रिज जाएगा यहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, ऐसा लग रहा है कि नहीं? लेकिन नहीं, फ्रिज यहां आएगा,
एसी दे दिया, कहाँ आएगा? यहीं आएगा। सर तो फिर ये क्या चीज है? कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आइए इस बात को समझते हैं। बताइए, जब हम ऐसा बोलते हैं प्लांट एंड ट्री, यहां पे क्या बोला हुआ था एक्चुअल में? कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अभी इस बात को समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि छोड़ो, इसको अभी रोक देते हैं, हम आपको समझाते हैं प्लांट एंड ट्री। अगर हम लिखते हैं प्लांट एंड ट्री तो इसका मतलब क्या होता है? आप कहते हैं सब प्लांट का मतलब है पौधा, बोलते हो कि नहीं? और ट्री का मतलब क्या है? पेड़। या फिर ऐसे कह लीजिए सर, प्लांट का मतलब छोटा पेड़, ट्री का मतलब बड़ा पेड़। ठीक है, पेड़ पौधा। अच्छा, अगर हम बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट का मतलब क्या है? जरा बताइए। प्लांट का मतलब पौधा है? नहीं, जब आप प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं ना, तो प्लांट का मतलब होता है बड़ी मशीनरी, बड़ी मशीनरी। और मशीनरी का मतलब मशीनरी है, छोटी वाली मशीनरी को मशीनरी बोलते हैं, बस छोटी मशीनरी। ये क्या बात हुई? जब हम प्लांट एंड ट्री बोल रहे हैं तो प्लांट का मतलब कुछ और है, जब हम प्लांट एंड मशीनरी बोल रहे हैं तो प्लांट का मतलब कुछ और है। हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि इंटरप्रिटेशन का रूल्स होता है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अब मैं जो बोल रहा हूं ये आप सीखिएगा मत, आपके सिखाना नहीं है ये सब, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि मुझे कभी कभी ना कुछ चीज़ों की रेफरेंस लेनी पड़ती है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझा दें। और उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो जर्नी मैंने ट्रेवल की है वो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो ये जो जर्नी हम अभी करने जा रहे हैं ये आपके लिए जरूरी नहीं है, कंक्लूजन बस आपके लिए जरूरी है। तो जब हम कंक्लूड करेंगे तो आप ध्यान दे लीजिएगा। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है एक, नोसाइटर, नोसाइटर असॉकिस। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का नाम है। इंटरप्रिटेशन के ना कई सारे रूल्स होते हैं कि कोई भी लॉ में लाइन लिखी है तो उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, तो उसी में से एक लॉ होता है नोसाइटर असॉकिस। ये एक रूल है इंटरप्रिटेशन का। अब ये क्या कहता है? कहता है जब भी दो शब्दों को एक साथ बोला जाता है तो वो दोनों शब्द एक दूसरे से रंग लेते हैं, दे टेक कलर फ्रॉम ईच अदर। जब भी दो शब्द को एक साथ बोला जाएगा तो दे विल टेक कलर फ्रॉम ईच अदर। मतलब जब हम प्लांट एंड ट्री बोलेंगे तो प्लांट का मतलब ट्री से निकलेगा और ट्री का मतलब प्लांट से निकलेगा, एक दूसरे से भी रंग निकलेगा। जब हम प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे तो प्लांट का मतलब मशीनरी से निकलेगा और मशीनरी का मतलब ये प्लांट से निकलेगा, एक दूसरे से मतलब निकलेगा। एक्चुअल में यही हुआ, जब हम प्लांट का मतलब ट्री की मदद से निकालने लग गए तो पौधा आ गया। जब यहां हम प्लांट का मतलब मशीनरी की मदद से निकालने लग गए तो बड़ी वाली मशीनरी इसका मतलब आ गया। तो जब हम कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोलेंगे तो कंप्यूटर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम से निकलेगा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब भी कंप्यूटर से निकलेगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कंप्यूटर रिलेटेड है, राइट? तो यानी अब इसमें क्या क्या आएगा सर? इसमें आएगा जैसे प्रिंटर, ओ यूपीएस, हार्ड डिस्क, डिजिटल डायरी, ठीक है? और क्या होगा? स्कैनर, जहां रख के पेजेस वगैरह आप स्कैन करते हैं कंप्यूटर में। तो इस तरीके के जो आइटम है वो आएंगे यहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। क्लियर हो गया सबको? तो यानी एसी, फ्रिज, ये सारी चीजें कहां जा रही हैं आपकी? ये सारी चीजें जाएंगी एनी अदर एसेट में। यहां कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम होना चाहिए। अब उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट टू द एम्प्लॉयर, जो भी एसेट की कॉस्ट एम्प्लॉयर को लगी है, एज रिड्यूस बाई 50% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। जितना साल इंप्लॉयर ऑलरेडी यूज कर चुका है, कंप्लीटेड ईयर कर चुका है, कंप्लीटेड ईयर के लिए 50% से वैल्यू कम कर दी जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक लैपटॉप खरीदा 60,000 रुपए का और एक साल इस्तेमाल करके इंप्लॉय को देंगे तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी 30,000। इंप्लॉय को 30,000 का फायदा हुआ है, याद रहेगा आपको। 50% कम कर दीजिए हर कंप्लीटेड ईयर के लिए, लेकिन कंप्लीटेड ईयर के लिए ही 50% कम करने को कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंप्लॉय ने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपए का और 6 महीना यूज करके इंप्लॉय को दे दिया तो इंप्लॉय के हाथ में वैल्यू 50,000 ही मानी जाएगी, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर के लिए ही 50% लेस करने को कह रहा है। ठीक है, 1.5 साल अगर इस्तेमाल किया तो भी 50% ही कम करना है।
क्योंकि हर कंप्लीटेड ईयर के लिए 50% है। 50% for each completed year during which such asset was put to use by the employer on the basis of reducing balance method. On the basis of reducing balance method. इसका क्या मतलब है, आइए समझा देते हैं। Employer gave laptop to employee. Employer gave laptop to employee after using for 2 years. Cost of laptop 60,000। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाहता था, वैल्यूएशन कैसे होगी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या है। 60,000 रुपया कॉस्ट है, ठीक है, तो कहेगा वियर एंड टियर के नाम का लेस कर दीजिए, फर्स्ट ईयर 50% 30,000, तो आया कितना 30,000। अब इसमें से फिर वियर एंड टियर के नाम का लेस कर दीजिए, सेकेंड ईयर कितना, इसका 50%, 30,000 का 50% 15,000, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 15,000। 15,000 हो गया वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। एम्प्लॉय के हाथ में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होगा 15,000 रुपया। ये क्लियर हो गया। चलिए देखिए एक और एग्जांपल लीजिए। एम्प्लॉयर परचेस्ड लैपटॉप ऑन, अभी बताएंगे डेट, एट ₹50,000 ट्रांसफर्ड टू एम्प्लॉय ऑन, इस प्रीवियस ईयर में ही दिया होगा 23-24 में, ठीक है, 15/10/23 फॉर ₹7,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अब देखिए आपको कैसे देखना है, ये क्या साल हुआ, 4/6/21 से 4/6/23 तक 2 साल हो गया, और 2 साल कुछ महीने हुए हैं, 2 साल के बाद तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो कितने साल कंप्लीट हुए बस आपको ये मतलब है, ठीक है। 2 कंप्लीट ईयर, यूज कितना हुआ है 2 कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ईयर कितने हैं बस ये देखिए 2 कंप्लीट ईयर, तो बस हमको 2 बार 50,000 में से घटाना होगा। 50,000 में से एक बार घटाएंगे 25,000 फर्स्ट ईयर का, और फिर सेकेंड ईयर का घटाएंगे हम अगेन, फर्स्ट ईयर का हमने घटाया 25,000, तो आया कितना 25,000, फिर सेकेंड ईयर का फिर हम घटाएंगे 12,500, 50% इसका आ जाएगा कितना 12,500। अब 12,500 रुपये में से परक्यूजिट की वैल्यू ये बन रही है, इसमें से 7,000 रुपये रिकवर किया गया है, 5,500 परक्यूजिट वैल्यू है, ये है परक्यूजिट की वैल्यू। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए। एम्प्लॉयर परचेस्ड लैपटॉप ऑन 1/2/23 फॉर ₹70,000 and transferred to employee for ₹2,000 on 10/12/23। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। ये सब आप नोट करते हैं बच्चों, बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जितना मजा आएगा आपको रिवीजन के समय, अगर ये सब क्वेश्चन होंगे ना, खटाखट आप पूरा कर दोगे इनकम टैक्स।
एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए और प्रॉपर अगर आपने नोट्स बनाया दोबारा रिवाइज कर लीजिए, दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन इनकम टैक्स का ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड यू थिंक दिस रिक्वायर्स अप्रेजिंग योर टीचर, तो कम ऑन, ठीक है, हेजिटेट नहीं किया करिए, दिस एज वेल एज, समझ गए? चलिए लिखिए, करिए इसका आंसर। अच्छा, एक साल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज, नील है, एक भी साल नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक साल कंप्लीट अगर हो गया होता तब तो हम 50% घटाते, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितना होगा? 70,000, इसमें से माइनस कर दीजिए 2,000, 68,000 रुपये। 2,000 रुपये रिकवर किया गया था एम्प्लॉय से, इसलिए अगर कोई रिकवरी नहीं होती है तो भाई कुछ भी लेस नहीं होता है, एज सिंपल एज दिस। चलिए अब देखते हैं कार के लिए, मोटर कार। इसमें क्या होता है, जैसे आप वहां 50% कर रहे थे, यहां पे कहता है कि 20% आप लेस करेंगे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, हर कंप्लीटेड ईयर के लिए 20 साल ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कर लेते हैं एक एग्जांपल इसका भी, जहां 50% लैपटॉप के लिए था वही मोटर कार में 20% है, हर कंप्लीटेड ईयर के लिए करना है और रिड्यूसिंग बैलेंस पे करना है, मतलब 20% घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी अगले साल का फिर उसमें से 20% घटाएंगे, हर बार कॉस्ट का 20% नहीं घटाएंगे, ठीक है, जो बैलेंस 20% घटाने के बाद बचा उसका 20% घटाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एम्प्लॉयर परचेस्ड कार ऑफ रुपीज 10 लाख ऑन 1/7/21 and transferred to employee for rupees 2 लाख, 2 लाख रुपए का एम्प्लॉय को दे दिया वो कार ऑन 20/12/23। बीस दो 24 कर दें, 20/2/24, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। दस लाख की कार है, 1/7/21 को खरीदा है और एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया है 20/2/24 को। कितने कंप्लीटेड ईयर हो गए? कंप्लीटेड ईयर 3 नहीं हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 ही हो रहे हैं कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। जुलाई 2024 में जाके 3 साल कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड ईयर 2 ही हैं। कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज 2 ईयर्स, ठीक है। तो बस 2 बार घटाइए, 10 लाख कॉस्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर का 20% यानी कि 2 लाख, ये हो गया 8 लाख, और फिर सेकेंड ईयर का, अब 8 लाख का 20%, 1,60,000, कितना हुआ? 6,40,000, ठीक है। अब इसमें से लेस कर दीजिए अमाउंट रिकवर्ड, 2 लाख, 4,40,000, परक्यूजिट की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। एनी अदर एसेट, बाकी एसेट में क्या होगा? बाकी एसेट में 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट डिडक्ट करना है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टू द एम्प्लॉयर फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ड्यूरिंग विच द एसेट वाज पुट टू यूज बाय द एम्प्लॉयर। देखिए, ये हमेशा 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ही बोल रहा है, यहां पे बोला था 20% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस, यहां 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट।
हर साल के लिए, हर कंप्लीटेड ईयर के 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे अलग बात है, तो ध्यान देने वाली बात तो यहाँ पे आ गई, ये रिड्यूसिंग बैलेंस था, ये रिड्यूसिंग बैलेंस था, यहाँ एक्चुअल कॉस्ट है। मतलब अगर 1,00,000 रुपए की एसेट इंप्लॉय को दिए हो तो पहले साल का 10,000 घटेगा, दूसरे साल का फिर 10,000 घटेगा, तीसरे साल का भी 10,000 घटेगा। ये बात क्लियर हुई सबको? एग्जाम्पल, employer gave AC of rupees 60,000 to employee after using it for 3.5 years at rupees 10,000। परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी? परक्यूजिट वैल्यू होगी 60,000 माइनस 60,000 का 10% 3 सालों के लिए, हर बार 3 साल बराबर रहेगा, तो इंटू 3 कर दिए, 6,000 इंटू 3 माइनस 10,000। इसमें कैलकुलेशन अलग होगी। उसमें कैलकुलेशन कैसे हो रही थी? 60,000 का, जैसे उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन होती है रिड्यूसिंग बैलेंस, तो होती है 60,000 में से पहले 10% घटाते, आता 54,000, फिर उसका 10% घटाते, ऐसे नहीं करना है, हर बार कॉस्ट का ही 10% घटाना है। तो 6,000 इंटू 3 साल का 18,000 घटेगा। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी 60,000 माइनस 18,000 वो घटाएंगे, अमाउंट रिकवर्ड 10,000 घटाएंगे। ये 10,000 रिकवरी वाला है, ये 10,000 रिकवरी वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 28,000 रुपया 60,000 में से घटाना है, 32,000 रुपया आएगा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। आनंद है एकदम? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, फ्री ट्रांसपोर्ट। फ्री ट्रांसपोर्ट अगर फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जा रही है, किसको दी जा रही है? एम्प्लॉयज़ ऑफ रेलवेज और एयरलाइंस। आपको पता है जो लोग रेलवे में काम करते हैं वो लोग फ्री में रेलवे से ट्रेवल कर सकते हैं कहीं भी इंडिया में। वैसे ही एयरलाइंस कंपनी भी ऑफर करती है कि आप इंडिगो में काम करते हैं ना, तो आप इंडिगो की फ्लाइट से कहीं भी फ्री में जा सकते हैं, राइट। तो हालांकि सब पे भी लिमिट होती है कि कितना ट्रेवल कर सकते हैं, ये नहीं कि अनलिमिटेड ट्रेवल मार रहे हैं, या जो भी वट। तो अगर फ्री में आपको मिलता है तो उसकी बात की जा रही है कि उसकी परक्यूजिट वैल्यू नील होगी। आप रेलवे में काम करते हो, रेलवे आपको ट्रेवल करने के लिए देता है फ्री में कहीं भी। आप एयरलाइंस में काम करते हो, फ्री में आपको ट्रेवल करने के लिए देता है, तो उसकी परक्यूजिट वैल्यू नील होगी। अब ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप ट्रेन में काम करते हो, ट्रेन जा रही है बनारस से दिल्ली, और आप बनारस से दिल्ली आप भी ट्रेन में काम करते हो, टीटीओ उसी रूट के हो, इसलिए बनारस से दिल्ली जा रहे हो। नहीं, आप तो काम करते हो बनारस से दिल्ली वाले रूट पे, लेकिन आपको जाना है बनारस से मुंबई, ठीक है। तो क्या इस रूट पे, ये तो आप घूमने के लिए जा रहे हो बनारस से मुंबई, काम पे ड्यूटी के लिए नहीं जा रहे हो, तो आपको फ्री में जाने दे रही है रेलवे, ठीक है। तो क्या ये परक्यूजिट वैल्यू होगी? कहता है नहीं, नील। तो आप अगर ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काम कर रहे हो, रेलवे एयरलाइंस में काम कर रहे हो, तो आपको जो फ्री में घूमने को मिलता है रेलवे और एयरलाइन से, वो आपके हाथ में परक्यूजिट वैल्यू नील है। अदर ट्रांसपोर्ट इंप्लॉय, यानी कि आप बस में काम करते हो, बस का इंप्लॉई है, तब क्या होगा? द वैल्यू एट विच सच बेनिफिट इज ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर टू पब्लिक। तब अगर बस वगैरह में आप काम करते हो और एम्प्लॉयर आपको फ्री में घूमने के लिए दे दे, ठीक है, तो जितने रुपए की वो टिकट दूसरों की काटता है उतना आपके हाथ में परक्यूजिट वैल्यू है। एयरलाइंस रेलवे में फ्री है, बस के केस में जितने रुपए की वो दूसरों की टिकट काटता है उतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप वाराणसी टू इलाहाबाद बस से चले गए, ठीक है, आप बस के एम्प्लॉई हो, हालांकि आप इस रूट पे काम नहीं करते हो, आप पता है दूसरे रूट पे काम करते हो, आप वाराणसी टू भदोही वाले रूट पे बस में काम करते हो, लेकिन आपको इलाहाबाद जाना था, एम्प्लॉय ने फ्री में आपको जाने दिया वाराणसी टू इलाहाबाद अपनी बस से, राइट। तो जब वाराणसी टू इलाहाबाद बाकी लोग की टिकट कितने की कटती है? बाकी लोग की टिकट कटती है 320 रुपया की, तो आपके हाथ में 320 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा एज पर क्यूसेट। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय ऑब्वियसली लेस होता है, ये आप सबको मालूम है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने बचे कुचे जितने और परक्यूजिट थे वो भी आज की क्लास में समाप्त कर लिए, राइट। थैंक यू सो मच।